अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीना सरफराज। दुआ गो है कि आपका आज का दिन बहुत ही हसीन, बहुत ही खुशगवार हो और आपके दिन का आगाज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियों भरा हो। और दुआ है कि आपका जो पूरा दिन है वो बहुत सारी रहमतें, बरकतें और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए। कहते हैं कि हमेशा दूसरों में अच्छाई और ख़ुद में बुराई को तलाश करो। किसी को इतने गौर से नहीं देखो कि आपको उसमें कोई बुराई दिखाई दे। और जो है वैसे भी हम दूसरों पे बहुत आसानी से जो है तनकीद कर देते हैं, उन पे उंगली उठा देते हैं कि आप में ये बुराई है, ये फ्लॉसेस हैं, लेकिन ख़ुद की इस्लाह का जो अमल है वो कहीं हम भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरे पे तनकीद करने से पहले अपनी इस्लाह करें, क्योंकि अपनी इस्लाह से ख़ुद से जो तब्दीली है अगर वो स्टार्ट हो तो ही अच्छी लगती है, बजाय हम दूसरों पर उंगली उठाते रहें, तनकीद करते रहें कि आपने ये कर दिया, ये कर दिया, और ख़ुद का अमल और ख़ुद का किरदार कुछ भी नहीं हो। तो कोशिश करें कि ये जो एक अच्छी बात है, जो एक कॉल है कि ख़ुद के अंदर हमेशा बुराई को और दूसरों के अंदर हमेशा अच्छाई को आप देखें, इसको हमेशा अपने माइंड में रखें और कभी भी अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जो दूसरों के लिए दिल आज़ारी का बायस बने। क्योंकि आप कह के निकल जाते हो, दूसरे का जो दिल है वो दुख जाता है, और उसके बाद अगर आप माफ़ी भी मांग लेते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि माफ़ी मांग लेने और माफ़ कर देने के बाद भी किसी न किसी के दिल में कोई ना कोई कदूरत रह जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आप एक दीवार है और उसमें कील को जो है वो लगाते हो और फिर कील निकालते हो तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा निशान रह जाता है। तो कोशिश करें कि हमेशा जो है वो दूसरों के साथ शफ़क़त का रवैया रखें, अपनी ज़ुबान में इतनी ज़्यादा मिठास लेकर आएँ कि दूसरों के लिए कहीं भी आपका कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी बात ना हो जो आप तो हंसी मजाक में कह के निकल जाएँ, लेकिन वो दूसरे के जज्बात को मजरूह कर दें। इसी अच्छी बात के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम का भी। और हमें आज हमारे स्टूडियोज़ में बहुत ही ख़ास 2 मेहमानों ने जो है वो ज्वाइन किया है। हमेशा से हम बात करते हैं मुल्क की हालात की, मुल्क की इकॉनमी की बात करें तो उसके हवाले से बात करने के लिए कि किस तरह इकॉनमी किस तरफ जा रही है और स्पेशली फैसलाबाद में क्या हालात चल रहे हैं, कारोबारी हालात क्या हैं, इसी हवाले से हम बात करने के लिए हमें हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सैयद ज़िया अलमदार, एक्स प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड एक्स चेयरमैन PHM में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर, उन्होंने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसे मिजाज गिरामी हैं? अल्लाह का शुक्र दी, फर्स्ट क्लास। अल्लाह का शुक्र ही रहना चाहिए हर हालात में। कहते हैं वैसे भी कुछ भी हो तो मुसलमान पे ये लाजिम है कि वो रब का जो है वो शुक्र अदा करे। और थोड़ी सी अगर कारोबारी हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के क्या हालात चल रहे हैं? देखिए जी, वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, उनसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब पंजाबी में सुनाओ तो की हाल है। उन्होंने तो जवाब दिता जो मुल्क का हाल है वही साडा हाल है। सो मकसद ये है कि इस वक्त अगर मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी तो हर बंदे की इकॉनमी ठीक होगी। अगर मुल्क की इकॉनमी डिस्टर्ब है तो हर बंदे की इकॉनमी डिस्टर्ब है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो सेक्टर, मैं जिस सेक्टर को आप समझ लें मेरी मैन्युफैक्चरिंग है या रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे तो एज ए प्रेसिडेंट चैम्बर सारी ही जो शहर की हर तरह का बिजनेस है उनको मैं समझता हूँ। लेकिन इस वक्त अगर कोई फाइट कर रहा है, इस मुल्क की इकानमी को बेहतर कर रहा है, तो वो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर है। तो मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ कि हमने हमेशा एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा बढ़ चढ़ के हमने इसमें काम किया। और इस वक्त जो पाकिस्तान का और IMF का सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और पाकिस्तान आगे जाए। लेकिन बदकिस्मती से जुलाई में मैं जब 2018 में प्रेसिडेंट बना तो हमारी हुकूमत के साथ एक कमिटमेंट हुई थी कि हमारे एनर्जी के रेट डॉलर में कन्वर्ट कर दिए गए थे, गैस का भी और बिजली का भी। तो हमारा जैसे जैसे डॉलर एप्रिशिएट होता था हमारे रेट बढ़ते जा रहे थे। अगर उन रेट्स को डॉलर के साथ ही हम रखते, और डॉलर बेशक 3 गुना हो गया पहले से, मतलब उस वक्त 134 था, आज जो है वो 293 है आज का रेट। अगर उसके हिसाब से भी होता है तो आज हमारी जो बिजली की कॉस्ट है वो 20 रुपए के करीब होती और गैस की कॉस्ट 2000 रुपये MMBTU होती। लेकिन बदकिस्मती से इसको पिछली हुकूमत ने एकदम चेंज किया 16 महीने पहले जब डॉक्टर साहब आए, और उन्होंने चेंज करके इसको पहले रुपीज़ में
ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद इसको फिर उन्होंने इस स्पीड से बढ़ाया कि आज सबसे बड़ा जो बोझ है किसी भी इंडस्ट्री पे वो है आपका बिजली का। अच्छा, इसने खाली हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं किया। कुछ दिन बिलाल साहब की और मेरी इसी मौजू पे बात हो रही थी, तो हमारी एवरेज जो लेबर लेवल है उसमें 7,000 रुपये पर पर्सन हमने सैलरी इंक्रीज किया। और मैं अपनी फैक्ट्री की बात करूं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने नोटिफिकेशन से पहले कर दी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब लड़कों का गुजारा नहीं हो रहा। जब मैं अभी सब लड़कों का इंटरव्यू किया कि आपके बिल कितने आए हैं बिजली के और गैस के, जब मैंने उनका टोटल किया तो 100% जो हमने सैलरी इंक्रीज की थी वो बिजली और गैस के बिल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वापस ले गई है। तो मैं समझता हूं ये जो है बिल्कुल एनर्जी से इंडस्ट्री भी परेशान है, हमारी लेबर भी परेशान है। लेबर जब परेशान है तो उनके घर वाले परेशान है। तो जो इंसेंटिव हमने अपनी लेबर को, या गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि 32 मिनिमम एक बैरियर है, उस पर होती नहीं, इससे ज्यादा 3-4 हज़ार इससे ऊपर ही सैलरी होती है, लेकिन वो सारे का सारा जो है वो लेबर बड़ी अपसेट है, इंडस्ट्री अपसेट क्योंकि है। आमदन है ही नहीं, या आमदन उतनी सी, जैसे आपने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन से पहले ही इंक्रीज कर दिया, आपके लिए भी जितनी पॉसिबिलिटी थी आपने उसी हवाले से किया, लेकिन अब आए रोज बिजली के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और इतने अखराजात 100 तरह के होते हैं, आपको पता है घर में है तो उसमें राशन भी है, बच्चों की तालीम भी है और भी 100 तरह के मामला होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है ना हालात मुश्किल हो गए हैं। मुश्किल हो गए। तो मैं समझता हूं कि अगर देखें गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के फैसला करे तो शायद हम उनको बेहतर तजवीज़ दे दें। और यही सिर्फ फ़र्क है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो बैठती है, उसको पता होता है मैंने वोट लेना है, वो डिस्कस करती है और उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। जो इस तरह शॉर्ट टर्म या आप समझ लें कि इस वक्त केयर टेकर है, उनको कोई रियलाइज़ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसमें अच्छे काम भी हो रहे हैं। जिस तरह आप समझ लें स्मगलिंग के ऊपर काम हो रहा है, डॉलर के ऊपर काम हो रहा है, ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई इस वक्त है वो इतनी ज़्यादा है कि ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना इस हालात में आम वर्क लोग जो हैं वो गुजारा कर सकते हैं। आप ये देखें कि इसी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रही हैं, हमारी अगस्त की भी कम थी, क्योंकि जब भी डॉलर का रेट बढ़ता है या कम होता है तो उसका हमारी कारोबारी जिंदगी पे जो है वो बहुत असर आता है। बिलाल, इसी हवाले से जैसे कि डॉलर को लेकर अगर बात करें तो डॉलर का जो क्रैकडाउन चल रहा है ये कितना अरसा चलेगा और क्या इसका जो है लॉन्ग टर्म कोई मुल्क को फायदा होगा? पहले तो आपने एक सवाल के अंदर एक जुमला बोला, कितनी देर चलेगा। बड़ा मासूमाना जवाब है, तो वही जान दे जिन्होंने शुरू किया। हम तो कहेंगे ये इतना मजबूत और इतना लंबा चले कि जो डॉलर स्टॉक करने वाले हैं, बिलाशुबा मैं एक जुमला बोलूँगा वो बड़ा ही ज़रूरी है कि इन स्टॉक करने वालों के साथ भी कुछ लोग मुलव्वस थे। जो लोग करवाते थे उन्हीं को पता है कि यह कहाँ कहाँ स्टॉक है। जिसमें मैं एक चीज़ बता दूं जो फैसलाबाद में अभी भी लोगों को शायद इक्का दुक्का लोगों को पता होगा, कुछ नहीं पता। फैसलाबाद से 2-3 मैनेजर इस वक्त गायब हो चुके हैं, बैंक मैनेजर, जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं। अब वो आगे लीड्स दे रहे हैं और फिर आगे गिरफ्तार कुछ लोग हुए हैं वो आगे लीड्स दे रहे हैं। या व्हाट्सएप इस वक्त 2-3 बंदों के जो गिरफ्तार होंगे उनके हाथे चढ़ गए हैं। अब वो आगे बता रहे हैं कि इस वक्त किसने क्या करना है, कौन कहाँ से क्या करके आया है। ये बड़ी ऑथेंटिक है क्योंकि मुझे उनके नाम, उनके बैंक ब्रांचेस भी पता हैं। वहाँ से कुछ अच्छी अमाउंट्स में जो डॉलर लोग खरीद भी रहे थे, ले दे भी रहे थे, तो वो लोग 2-3 रोज से अब लोगों का कहना जी वो अपनी ब्रांच में नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो इसका मतलब है कि ये उनके पास मुझे मालूमात मिली कि FIA और दीगर अदारे उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मकसद एक है कि जिस बंदे ने डॉलर स्टॉक किया है वो निकाल बाहर करे। क्योंकि इस पाकिस्तान की एक मीटिंग भी हुई है, चलो मैं उसका भी जिक्र थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि जिसमें शाह साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा है कि ऑप्शन अब इससे पहले भी एक आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात है बड़ी हाईलाइट हुई कारोबारी अफराद की कराची के अंदर, तो वैसी ही ममासलत रखते कुछ लाहौर, पंजाब और फैसलाबाद और दीगर जहाँ कारोबारी अफराद हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। अब बेसिकली ये नहीं बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कह रहे हैं कि वी ऑल्सो हैव नो ऑप्शन,
क्योंकि जहां आवाम खड़ी है ना, आवाम की अब डायरेक्ट तनकीद जो एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर है, जो भी निगरान गवर्नमेंट है, कि आप लोगों ने करना है और आप लोग इसके कसूरवार हैं। सो वो अब बड़े सिंसियरली कर रहे हैं, तो मेरे तो उसके इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, वेरी ऑनेस्टली नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने वो फॉरेक्स के जो डीलर्स हैं उनकी इंटरव्यू सुना, जो पूरे पाकिस्तान के बोस्तान खान आई थिंक उनका नाम है, तो कहते हैं $1 करोड़ आ चुका है, $50 करोड़ विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स जो है हम स्टेट बैंक में ट्रांसफर करेंगे, ह्यूज अमाउंट जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा कि 294 पे आज 292 पे आ गया बल्कि डॉलर, अभी मैं 2 मिनट पहले रिपोर्ट देख रहा था। तो इसका मतलब है कि हलचल है और चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने स्टॉकिंग की है, जैसे रावलपिंडी के एक प्लाजा से 40 करोड़ कैश निकल आता है, तो उसके अंदर डॉलर्स भी मौजूद हैं, फैसलाबाद के अंदर भी कुछ छापे पड़े हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम तनकीद बड़ी आसान कर लेते हैं, जी देखें जी इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो कुछ नहीं कर रहा, और ये वही लोग हैं बड़ी माजरत के साथ जो बैठ के दर्स देते हैं, जो बैठकर सारे हमें तशरीह पढ़ा देते हैं, जी आप देखें जी दीन हमें कहता है स्टॉकिंग नहीं करनी, दीन कहता है ये नहीं करनी, वो आप ही मुड़कर डाल नहीं है, बोरियां कैद करी बैठे। मतलब आप ये देखें हम तनकीद क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ऐसे सारे मामलात में दीन को तो लेके आने नहीं चाहिए, लेकिन हम वही बात है बिलाल, हमेशा से हम अपने फायदे के लिए जहाँ पे जो मकसद होता है ना, हम दीन को बीच में ले आते हैं। देखिए ना, आप ये उधर पेश कर दे, वो जब जिसने 40 करोड़ रखा होगा, बेसिकली वो मिनी बैंक बना हुआ है, वो लोगों को कहता होगा देखिए जी बैंक 22% चार्ज कर रहे हैं तो मैं 5% चार्ज कर रहा हूं, अब लोगों को बचाना भी। हमारे पास उधर ही माशाल्लाह इतने क्या है कि हम पेश कर करके अपना बहुत प्यारा रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन वो मिसलीडिंग रास्ता है। इस जिसके पास भी पड़ा है डॉलर, जिसके पास भी स्टॉकिंग मौजूद है, वो मार्केट्स के अंदर इस वक्त देखें इस्तराब मौजूद है, कश्मकश की सूरत हाल है, गैर यकीनी है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अल्टीमेटली हो गया क्या, गवर्नमेंट ने कल बल्कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनका मैं वो देख रहा था कि वो डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग की बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि हमें जिसने कितना खरीदा है, कौन क्या यूज़ कर रहा है, कितना कर रहा है, हर एक को पता होगा। नोट को लिमिटाइज कर दिया जाएगा, ये जो हम नोट इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म के अंदर, इसकी अमाउंट 50% ज़्यादा ख़त्म कर दी जाएगी और ये पैसा डंप कर दिया जाएगा। जैसे 5,000 का नोट या 1,000 का कुछ वो ख़त्म करेंगे, उसके मुतबादिल सारी डिजिटल करेंसी आएगी, उस डिजिटल करेंसी के ऊपर सारी गेम खेली जाएगी और हर एक को चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, कौन टैक्स देता है कौन नहीं देता, ऑटोमेटिकली हर। और यही इन एक्सपोर्टर्स का रोना है बड़ी देर से कि आप जाके पकड़े जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं उनको, सॉरी जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, आपके पास 25 लाख टैक्स पेयर है, आप उसकी गर्दन दबा दबा के स्क्वीज करी जा रहे हैं। इवन कि आपके 25 करोड़ आवाम के पास आप 2 करोड़ भी टैक्स पेयर्स बढ़ा लें, आपको पाकिस्तान को किसी के ऊपर बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कौम जो एहतजाज करती है सड़कों पे आके, ये रियलाइज क्यों नहीं करती कि अगर हम टैक्स देना शुरू हो जाए तो ये जो हमें इस हद तक महंगा पेट्रोल मिल रहा है, बहुत सारे शहरी है भी है जो टैक्स पे करते हैं और बहुत सारे टैक्स चोर भी हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, तो जो पे कर रहा है उस पर और बर्डन आई जा रहा है और जो नहीं कर रहे हैं वो बची जा रहे हैं। तो इससे पूरा एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि उसको जो है वो एनालिसिस किया जाए कि कौन पे कर रहा है कौन नहीं पे कर रहा है, क्योंकि जो शरीफ बंदा जो कर रहा है वो तो मजीद इसमें पिसता जा रहा है। मेरे ख्याल में शाह साहब भी इसके ऊपर बेहतर वर्डिक्ट देंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा जो पिस रहा है ना, अब देखें कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं कि मेरे माथे पे लिखा हो मैं नॉन टैक्स पेयर हूं इसे पकड़ लो। अब वो हमारे अंदर ही है, मैं भी हूं, दूसरे दोस्त भी हैं, सारे मिलके हम यही हरकत कर रहे हैं। अगर हम अब हमारी पे आती है कट के आती है, जो तनख्वाहदार तबका 15 लाख तो वो दे रहा है, अब 10 लाख बेसिकली लोग, असल जो टैक्स पेयर है वो ओनली 10 लाख है, 25 लाख दे रहा है, 15 लाख तो ऑटोमेटिकली कटा कटा के दे रहा है। अब जो बाकी बैठा हुआ है वो इस हद तक, मैं अक्रॉस दी बॉर्डर कहता हूं, हमारे यही ताजर हैं 8 बाजारों के जो कहते हैं जी हमें फिक्स टैक्स लगा दें, जब लगाते हैं फिर इनकी चीखों पुकार हमें इस्लामाबाद तक सुनाई देती है, हम हड़ताल कर देंगे, हम बाइकआउट कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, दो ना कुछ तो दो इस कौम को। हालांकि ये एज अ सिटीजन जो है ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जितना टैक्स हम पर लागू है हम वो टैक्स दें। जैसा भी इस हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि एक जैसे जो है बिलाल ने बात की डॉलर के क्रैकडाउन के हवाले से, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं समझता हूँ जी ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है और डॉलर जो है हमारे लिए, देखें किसी भी मुल्क के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है ना वो डॉलर के रेट का, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो हमारी मुल्क की इकॉनमी डिस्टर्ब होती है। अब मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी और हम बात करेंगे कि डॉलर किस तरह से जो है वो मुल्क की हालात को बदल सकता है, उसमें कितना उतार चढ़ाव होना चाहिए और ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10 और जैसे मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, कारोबारी हजरात जो है, कारोबारी तबका बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है क्योंकि डॉलर ही समझ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, और उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है कारोबारी हजरात पे, कारोबारी तबके पे। और जब कारोबार नहीं चलते हैं तो बहुत सारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं और जो मज़दूर है वो बेचारा परेशान है। वो समझता है कि मालिकान को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, लेकिन ऑन द अदर साइड जैसे कहते हैं ना कि एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं पिस रहे हैं बहसीत शहरी, से जो मालिकान हैं वो भी इसी माशरे का, इसी शहर का हिस्सा है, वो भी इस सब में पिस रहे होते हैं। शाह साहब, हम बात कर रहे थे डॉलर के हवाले से कि किस तरह से इसका क्रैकडाउन का जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है कितना अर्सा चलेगा और क्या ये पाकिस्तान के हक़ में और पूरे मुल्क के हक़ में, स्पेशली फैसलाबाद की अगर बात करें क्योंकि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री, जितनी मुल्क की इकॉनमी होती है उसमें। देखें जी, डॉलर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि फ़र्ज़ करें, मैं आज सुबह ही देख रहा था मुख्तलिफ मैसेजेस में कि हम बज़ाहिर कहते हैं जी जमहूरियत, परवेज़ मुशर्रफ के 8 साला दौर में या 10 साला दौर में ना डॉलर हिला, ना ऑयल हिला, ना कोई और डिस्टर्ब, ना IMF आया। ठीक है, ये सारी की सारी उसके बाद फिर आपके सामने ही है। ये 2-3 अदवार आए और उसमें हम इतने मकरूज हो गए हैं कि इस वक्त हमारा देखें, जैसे डॉलर से मैं शुरू करता हूँ, डॉलर की प्राइस बढ़ती है, इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, वो सारी की सारी हमारी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। फ़र्ज़ करें उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारी कोई 20-22 बिलियन डॉलर जो है वो तो एनर्जी की इंपोर्ट है, हमारा साथ ही ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, हमारी साथ ही बिजली की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सारी की सारी ऑयल बेस्ड है या LNG है या कोल है, कोल भी जो है वो भी इंपोर्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी, जब तक हमने एक दौर देखा है कि जब पूरे साल के लिए एक रेट होता था, बजट का मकसद ही यही होता था कि पूरे साल में बिजली का रेट एक है, ऑयल का रेट एक है, सैलरी एक है और आप एक पूरे साल के लिए आप प्लानिंग कर लेते हैं। हम आज क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक कॉस्टिंग करते हैं कि हमने ये $10 में ये गारमेंट बेचना है। अब बाहर से जब हम उसकी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना शुरू करते हैं तो डाइज केमिकल महंगे हो चुके होते हैं और इससे प्रोडक्शन पे जो है प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। एक अनस्टेबिलिटी है, दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, तीसरा महंगाई बढ़ती है। अच्छा, ये सारी की जब तक आपकी लेबर सेटिस्फाई नहीं होगी आप वो प्रोडक्शन ठीक नहीं कर सकते। सबसे पहले सेटिस्फैक्शन ऑफ जो एम्प्लॉई है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर रॉ मटेरियल है। जब आपने रॉ मटेरियल अच्छा लगाएंगे तो क्वालिटी अच्छी बनेगी। जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसके साथ ये होता है कि हमारा रॉ मटेरियल बढ़ता है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। जब उसको कट डाउन लगाते हैं तो क्वालिटी इफेक्ट होती है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि डॉलर को नीचे आना चाहिए और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो फ़र्ज़ करें एक्सपोर्ट एक वाहिद सेक्टर है, जिस तरह आपने टैक्स की बात की कि जिस तरह सैलरी वाला उसके पैसे कट के आते हैं अकाउंट में, इसी तरह हमारे भी जो एक्सपोर्टर है उसका 1.25% ऑफ सेल, नॉट ऑन प्रॉफिट। 1.25% ऑफ सेल का मतलब ये है कि अगर आप 5% प्रॉफिट पे काम करते हैं तो 25% ऑफ प्रॉफिट आपका पहले दिन कट गया। ठीक है, उसके बाद हमें मिला, हमें उसमें बचत हो, हमें उसमें लॉस हो, गवर्नमेंट को चला गया। ये जिस तरह बिलाल भाई ने बात की, आपने भी बात की कि वही 25 लाख लोग हैं, वो 25 लाख में 15 लाख तो सैलरी वाले हैं। ठीक है, और बाकी 8-10 लाख बंदा वो है जो रिटर्न ही जमा नहीं कराता। ठीक है, वो रिटर्न जमा मीन के प्रॉफिट पे नहीं कराता। ठीक है, जब तक 2 करोड़ 10% ऑफ, अभी तो 25, मैं 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ आदमी जब तक टैक्स नेट में नहीं आएगा उस वक्त तक इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये है वो तो 25% पे जा चुका है इस वक्त। और गाड़ी अगर आप कोई डाउन पेमेंट पे लेने जाएं
और किस्तों पे लेने जाओ 35% से भी ऊपर चार्ज हो रही है। तो बिल्कुल 100% की बात राइट है। कोई कारोबार के अंदर इतना प्रॉफिट है ही नहीं, 25% प्रॉफिट नहीं है जितना आपको बैंक को देना पड़ जाता है। और आपकी तमाम एलसीज हैं, अगर आप उसके अलावा काम करते हैं तो फिर हुंडी में पकड़े जाएंगे, अगर आप बैंक के जरिए करेंगे तो फिर एलसीज में पकड़े जाएंगे, उसके 25% देंगे। यानी कि आपको बेसिकली ये सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम शाहजी वाली बात फिर सही है कि अगर ये 25 लाख की तादाद बढ़ के 2.5 करोड़ पे चले जाए तो जहां मेरे पे बोझ पड़ा, मेरे साथ कोई बोझ बांटने वाला भाई आ जाएगा। जब उनके ऊपर बोझ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इसमें तो एफपीआर का है ना कि रोल प्ले कितना इंपॉर्टेंट वो करती है, वो किस तरह से, जैसे हम भी कह रहे थे कि वो इस पूरे फिगर्स को किस तरह से इंक्रीज करती है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर 150 लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है, उन्हीं पे जो है वो बोझ लाद दिया जाता है। तो अदारों का भी इसमें जो है वो किरदार, बहुत सारे सख्त फैसले जब कर लिए जाते हैं, जैसे तेल 332 रुपये लीटर कर दिया गया और डीजल 330 रुपये लीटर कर दिया गया, सख्त फैसले ना। तो ऐसा सख्त फैसला एक बार करें, मैं नहीं टैक्स देता, मुझे लाइन एट के अंदर, ये गवर्नमेंट का, रियासत के पास इख्तियारात हैं, रियासत इसको डंडे से मनाई। कंटिन्यू करूंगी और इसी मौजू पे हम मजीद बात करेंगे कि किस तरह से पूरे सेक्टर को और किस तरह से इस सिस्टम को जो हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10 और हम बात कर रहे हैं कारोबारी सेक्टर के हवाले से कि किस तरह से जो कारोबारी सेक्टर है वो पूरे मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें अहम किरदार अदा करता है, एक सतून की तरह होता है, बैकबोन की तरह होता है। लेकिन आज वक्त ये आ गया है कि उनको बुरी तरह से जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ा है और हल कोई दिखाई नहीं देता। अगर हल करने वाला कोई आता भी है तो पाकिस्तान में बड़ी माजरत के साथ ऐसा सिस्टम डेवलप है कि अगर एक गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है और गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो पूरे का पूरा सिस्टम और पूरी की पूरी प्लानिंग को जो है वो चेंज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे थे बिलाल इसी हवाले से कि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और उसका सामना इंडस्ट्री को, और उस इंडस्ट्री पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। असरात का ये आप देख लें कि मिनिस्टर साहब कह देते हैं, जब कोई भी मिनिस्टर आ जाए वो कह दें कि हम 50 अरब 100 अरब जो भी है वो नारा बिलियन डॉलर लगा, हम इतना कर लेंगे। शाह साहब थोड़ी देर पहले इस पे मेरे से बात भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी टोटल बरामदात गुज़िश्ता साल थी 32 अरब डॉलर, जिसमें से 19 अरब डॉलर से ज़ायद जो है सिर्फ एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर में टेक्सटाइल की थी, सिर्फ और सिर्फ 19 अरब डॉलर से ज़ायद, जो कि स्क्वीज्ड ऑफ होकर कोई पौने 17 के करीब जाकर रुकी है। अब आप ये देखें कि आपने IMF से कितने का कर्जा लिया। बड़ा सादा सा, मेरे जैसा नलायक बंदा, मुझे समझ आ गई है कि इकॉनमी नहीं मुझे आती, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि ये माइनस प्लस करें ना, मेरे इधर से पैसे कम हुए तो इधर ज्यादा होने चाहिए थे। अब देखें आप 19 से स्क्वीज ऑफ होकर 17 पे गए हैं। अगर ये 19 की बजाय आप इसे 21 पे ले जाते, आपने जो 2 अरब उनसे लिया है वो अपना भी खो लिया है। बेसिकली हमने 2 अरब रुपए का, मैं इसे नुकसान 2 अरब डॉलर का नहीं कहता, मैं इसे 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान कहता हूं। 2 वो जो हमने खोया, 2 वो जो हमने इंक्रीज करना था, यानी कि हम ऊपर जाने की बजाय पीछे आ गए हैं। और फिर एक लफ्ज बोला जाता है कि वो देखें जी आलमी रिसेशन है पूरी दुनिया, फिर वियतनाम ऊपर कैसे आ गया, फिर इंडिया कैसे बढ़ रहा है, फिर बांग्लादेश कैसे बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात फिर श्रीलंका ऊपर कैसे आ गया है। श्रीलंका डिवेल्यू होने के बाद ऊपर आ चुका है एक्सपोर्ट्स में, और हम जो हैं हम स्क्वीज्ड ऑफ होकर पीछे जो है मजीद पीछे जा रहे हैं तनज़ली के अंदर ना के। और देखें हमारे पास फ्रेट रेट 12,000 का कंटेनर था न्यूयॉर्क का, कम होकर 2,500-3 हज़ार पे आया। एक्सपोर्टर ने शुक्र किया कि चलें वेसल चलने लगे हैं, हमें कोई जगह मिली। अच्छा, फिर आपका क्रूड ऑयल कम होकर कोई 80 से नीचे गया तो एक्सपोर्टर्स खुश हुए कि हमें कुछ इधर से खाम माल में सस्ता मिलेगा। अच्छा, वो जो भी मिलना था उन्होंने इधर तनख्वाहें बढ़ा दी 32-32 हज़ार के, चलें वो भी मुलाजिम भी खुश हो, हम भी खुश हों। गवर्नमेंट ने ऐसा बिजली का बोझ फेंका है, ऊपर से गैस का रेट्स लगाए हैं कि एक्सपोर्टर अब ये सोच रहा है ये मिल चलानी है जब बंद करनी है, वो बंद करने की तरफ जाता है तो उससे 4,000-5,000 मजदूर खड़ा नजर आता है जिनके चूल्हे जो है बुझ जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर के पास एक वॉल्यूम पड़ा है, वो 4-5 साल 10 साल 20 साल जितने भी उसके वो गुजारा कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है खत्म होती जा रही है। मैं एक नुकता शाह साहब के सामने रखूंगा, शाह साहब के इल्म में होगा बिल्कुल। 74% टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट कम हुई है इन 2 मंथ्स, जुलाई और अगस्त के अंदर, पिछले गुज़िश्ता साल की निस्बत, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेड़ा हो गया। 74% का मतलब है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही। यहाँ गुलाम अहमदाबाद जाएं तो लूमें कट कट के बिक रही हैं, नई लूमें बिक रही हैं, नई इंडस्ट्री बिक रही है, और दूसरी तरफ 74% कम आ रही है। मैं कहूँगा 100% डिक्लाइन नजर आ रहा है
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के अंदर बिलाशुबा एक मुलाकात के अंदर शाह साहब लोगों को ये कहा गया है कि आपके साथ ताउन भी होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने प्रोग्राम का आगाज उससे किया, तो मैं तो ये कहूँगा कि नाउमीदी कुफर है और हम इस पर यकीन रखते हैं, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। माजरत के साथ मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ, वो आखिर होगा, आप शायद की तरफ बढ़ना चाह रही थी। ब्यूरोक्रेट्स लायक हैं, बहुत लायक हैं, लेकिन प्लीज़ जो लूम चलाता है, जिसका पैसा लगा है, उसको दुख होगा, उसको बिठा के एक बार पूछ लें कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। अपने फार्मूले लगाने छोड़ दें, अल्ले तलल्लों से इंडस्ट्री का पहला बहुत बेड़ा गर्क हो गया है। आप जितने भी फार्मूले लगाने चाहते हैं, लेकिन एक बार सिर्फ स्टेक होल्डर को टेबल के ऊपर बिठा लें, चाहे उन्होंने पलियों पी लो, लेकिन एक बार उससे पूछ लें कि बचना कैसे है। क्योंकि वैसे भी मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब इस तरह के मामलात होते हैं जो मुल्क पे और शहरों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो उसमें स्टेक होल्डर्स का और गवर्नमेंट का एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल टॉक जो है, कहते हैं ना कि मज़ाकरात से मामलात को हल किया जाता है, बजाय तनकीद करने के कि उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले जो है आपकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, उस मीटिंग में क्या बात हुई, और क्या गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे आएगी? मैं थोड़ा सा तस्हीह कर दूं, हमारी उनकी टीम से मुलाकात जी। सूरत हाल ये है कि ये जो अभी इन्होंने जो सारे वो मेयर्स ले रहे हैं, ये 3 साल पहले भी लिए गए थे, इसी विल के साथ लिए गए थे। तो मैं समझता हूं कि अगर इसी विल के साथ ये बेसिकली ये दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब, अगर स्मगलिंग रोकनी है तो जिस डिपार्टमेंट ने रोकनी है ये उनका जॉब का हिस्सा है, ये याद कराने की जरूरत नहीं है। अगर फर्ज करें कस्टम वालों ने कोई माल जो है वो अंडर इनवॉइसिंग जो है वो नहीं होने देना, तो दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब, यही उनकी ड्यूटी है। ठीक है ना। हमने यही कहा है कि खुदा के लिए ये जो आपकी पार्ट ऑफ जॉब है इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी बात की बिलाल भाई ने कि मुझे आप ये बताएं कि भाई अब देखें ना, अगर उन्होंने मेयर लिए हैं तो डॉलर पे इंपैक्ट आया है, शुगर पे इंपैक्ट आया है, खाद जो है वो कहां से बरामद हो रही है, जरा देखें तो सही। 1.5 लाख बैग जो है वो गोडाउनों से बरामद हो रही है। अच्छा, ये तो खबर आ गई, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी उसमें 26 सियासतदान और 70 ब्यूरोक्रेट थे। वो भाई उनके नाम दे ना, उन पे करे पर्चे, हमें भी पता चले। हमारा तो जरा टैक्स इधर का इधर हो जाए तो फौरन हमें एफबीआर से नोटिस आ जाता है। मेरी अपील है कि वो जो सियासतदान है और वो जो 90 ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है उसको शाया किया जाए और उनके ऊपर पर्चे दिए जाएं, फ्यूचर में इसको रोका जाए, ठीक है ना, ताकि ये हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी से और बेहतर हो जाए। दूसरा, एक जो इन्होंने बड़ी शानदार बात की, उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, हमारी एक्सपोर्ट $31 बिलियन पे पहुंच गई थी, ठीक है, और टेक्सटाइल की $21 बिलियन पे पहुंच गई थी। तो $21 बिलियन से और 31 से हम 27 पे आ गए हैं। $4 बिलियन हमारा वो लॉस है। और दूसरा एक चीज जो डिस्कस नहीं हुई वो है फॉरेन रिमिटेंस। फॉरेन रिमिटेंस पाकिस्तान की $18 बिलियन से चली थी और ये भी $32 बिलियन पे चली गई थी। अब फॉरेन रिमिटेंस जो है वो वापस आ गई है 24-25 पे। तो जो हमारा टोटल लॉस हुआ है वो हुआ है $10 बिलियन। और हमें जो हमने वो जिस तरह हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं मांगने जाता हूं, मेरी बेइज्जती बहुत होती है, इज्जत नहीं लोग करते। भाई फकीरों की कोई इज्जत नहीं करता। आप सुबह इशारे भी देख लें। वैसे मैंने एक जगह बड़ी अच्छी बात एक पढ़ी थी कि जब हमारे सोसाइटी का एजुकेशन को लेके ये माइंडसेट होता है ना कि पढ़ लिख के अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो जब आप नौकरी वाले कॉन्सेप्ट से चलते हो ना तो नौकर ही आपके कौम में पैदा होते हैं। तो अब वो देखें कि अगर वो $10 बिलियन आया होता, अब सोचना ये है, सिर्फ असल जो इसमें नुक्ता ये है कि वो $10 बिलियन क्यों नहीं आया। नंबर 1, आपने यहां पे एनवायरमेंट, इतनी अनसर्टेनिटी पिछले 2 साल में हुई कि यहां पे कोई बायर ही नहीं आया। फिर आपने एनर्जी की प्राइस बढ़ाई और दूसरा ये हुआ कि हमें देते थे 220
डॉलर के एक्सपोर्टर को, ठीक है। और बैंकों के साथ मिलके ये इन्होंने बड़ा शानदार नुक्ता उठाया कि बैंक इन्वॉल्व थे ओपन करेंसी के साथ, और बैंकों के साथ मिलके वो ओपन मार्केट में था 260 रुपए। ये जो 40 रुपए का गैप था, इसमें जितनी फॉरेन रेमिटेंस थ्रू बैंकिंग आ रही थी वो सारी ओपन मार्केट में चली गई, ठीक है। तो ये थे असल वजूहात, और उसका नुकसान एक्सपोर्टर को ये हुआ कि हमें भी अगर 260 मिलते तो फॉरेन रेमिटेंस भी आती जाती, हमारे पास भी वर्किंग कैपिटल होता और हम उसके साथ कारोबार को बढ़ा लेते। सो उससे एक्सपोर्ट कम हो गई, फॉरेन रेमिटेंस कम हो गई। IMF ने जो दिया, $2 बिलियन सऊदी अरब ने दिया, $1 बिलियन UAE ने दिया, हमने $3-4 बिलियन उधार लिया और $10 बिलियन अपना लॉस किया। दिन ब दिन जो कौम है वो मकरूज होती जा रही है। जैसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जब भी फैसलाबाद की बात की जाती है और फैसलाबाद में होने वाली बहुत सारी तब्दीलियों की बात की जाती है, तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी पॉजिटिव साइड्स हैं फैसलाबाद के, उन्हें स्पेशली उभार के लेकर आएँ। क्योंकि कोई भी हुकूमत आए, हमारी अव्वलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान के शहरों के हक़ में जो है वो बेहतर। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फैसलाबाद में स्टार्ट किए गए हैं, और उसी के हवाले से बात करें, चाहे वो तालीमी मैदान हो या चाहे किसी भी दूसरे शोबे से ताल्लुक़ रखना हो। हमारी यही कोशिश होती है हमारे प्लेटफॉर्म की भी कि हम आपके सामने बहुत सारी जो फैसलाबाद की पॉजिटिव साइड है उसको लेकर आएँ। और वैसे भी कहते हैं कि हर ख़ानदान का एक सरबराह होता है, और पूरा जो शहर है वो एक फ़ैमिली की मानद होता है, और इस फैमिली को चलाने के लिए एक सरबराह की ज़रूरत होती है। दूर से देखने में लगता है कि ये बहुत जो है ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बड़ी कंफर्टेबल भी है, लेकिन जो फूलों की सेज होती है उसके साथ बहुत सारे कांटे भी होते हैं। तो हमारे जिसको कहते हैं ना कि हेड ऑफ़ द फैमिली, फैसलाबाद की अगर बात करें तो फैसलाबाद के शहरियों के लिहाज से, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह है, पूरा शहर एक फैमिली की तरह, और इसे चलाने के लिए जो है वो एक हेड की ज़रूरत होती है। आज उसी हेड को जो है हमने अपने स्टूडियोज़ में जो है मधु किया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से जो है वो टाइम निकाल के हमारे साथ आए हैं। उनसे कुछ बात करेंगे, थोड़ी सी प्रोफेशनल लिहाज से, थोड़ी सी पर्सनल लिहाज से। बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा जो है, अब जब उनसे देखते कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप फिजिकली किसी को उसकी अपीयरेंस देखते हैं और बहुत अच्छी लगती है ना, तो आप बात करने में उतने ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो विदाउट लेट मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ फैसलाबाद की एक बहुत अहम शख्सियत जिन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला है, फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे इसी मौजू पे बात करने के लिए हमें हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं वकास अहमद बेग। अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, स्पेशली सर आपका, क्योंकि आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है। तो सबसे पहले तो बताएं, मामलाती ज़िंदगी कैसे चल रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बस मुझे कोई महीना पूरा हो गया यहाँ पे आए हुए, और उसमें शुरू में कुछ इश्यूज़ वगैरह थे, जो कि एक जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और उसके बाद फिर इंतज़ामिया ने उसके ऊपर काफ़ी जो है वो काम किया, और जो लोगों की रिहेबिलिटेशन थी, जो चर्चेज़ की, जो कम्युनिटीज़ की, और उनके बीच में जो एक बाहमी एक एकांगत है और जो एक इंटरफेथ हारमनी है, उस पर काफ़ी काम किया। तो अब साथ साथ जो है वो जो शहर की बाकी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, और उसके हवाले से भी हम जो अपनी एफ़र्ट्स हैं वो सामने ला रहे हैं। इश्यूज़ पे तो बात करेंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जैसे माशाल्लाह आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप एक पूरी टीम को लीड करते हैं और फिर पूरी शहर की जिम्मेदारी आती है, तो कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए कितना ईजी और कितना मुश्किल रहता है? ये बिल्कुल एक चैलेंज रहता है मेरे ख्याल में, और ख़ुसूसन जो ऐसी पोजीशंस हैं जिस तरह जो डिप्टी कमिश्नर की पोजीशन है, चूँकि इसमें आप ओवरऑल एक ज़िले की एक सुपरविज़न करनी पड़ती है, उसमें जितने भी महकमे हैं उन सारों की,
जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लीड करना पड़ता है उसमें। तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना एक डेफिनेटली चैलेंज होता है, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि हम साथ साथ जो है अपनी पर्सनल लाइफ को भी जो है थोड़ा बहुत टाइम दें, क्योंकि अगर हम वो ना कर पाएँ तो हमारी जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है और जो प्रोफेशनल लाइफ की जो हमारे चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में थोड़ा सा आपको इशू होता है वो। क्योंकि इस सारे सिनेरियो में चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई एम श्योर कि फैमिली के सपोर्ट के साथ ही आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। और कभी होता है ना कि इंसान थक जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फैमिली में कोई एक ऐसा होता है कि जिसके पास आप जाते हो, बैठते हो और यू फील सो गुड कि आपको लगता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा होगा कि जिसके पास आप जाके लगे कि अच्छा अब मैं ठीक हूँ, आपका कोई दोस्त या फैमिली में? जी ज़रूर, फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हमारी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें न चूँकि संडे है न उसके अंदर कोई छुट्टी का दिन है, और ख़ुसूसन बल्कि छुट्टी के दिन जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा बिज़ी होते हैं। जैसे ईद का दिन आप देख लें, उसमें इंतज़ामिया को मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा काम करना पड़ता है और अपनी विजिबिलिटी शो करनी पड़ती है उसमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। उसमें पेरेंट्स की सपोर्ट है, उसमें मेरी मिसेस की सपोर्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे बच्चों की स्कूलिंग है, बाकी चीज़ें हैं वो उनको खुद देखनी पड़ती हैं वो। तो उसके बगैर वो बिल्कुल भी एक मुमकिन नहीं है कि हम एक तवज्जो के साथ और डेडिकेशन के साथ और एक फोकस के साथ अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस कर सकें। तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ा एक की फैक्टर है उसके अंदर। चलें सर, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि किसी भी अगर आप कहीं पे भी आप एक्सेल कर रहे हैं तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वी सल्यूट यू कि इतने इवेंट्स आते हैं, हम अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बिजी हो जाते हैं, लेकिन तब भी आप हमारे लिए पूरे पब्लिक के लिए जो है वो सर्व करते हैं और अपने टाइम को जो है उसको प्योरिटी में जो है वो अपनी सर्विसेज को रखते हैं। तो इसी हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत पंजाब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो मॉडल स्कूल्स के हवाले से, और वो बहुत मुझे लगता है कि वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है एजुकेशन के लिहाज से, कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर्स के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है कि वो उन्हें चलाएं, लेकिन बच्चों के लिए वहाँ पे जो तालीम है वो फ्री है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहती हूँ, इक़दाम है। इस हवाले से रोशनी डालिएगा। जी, गवर्नमेंट पंजाब के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है वो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं जिनकी गवर्नमेंट फीसेस वगैरह भरते हैं। उसमें PSSP है और कुछ एक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत कुछ स्कूल्स चल रहे हैं। उसका मकसद बेसिकली ये है, एक तो जो पब्लिक सेक्टर की सपोर्ट है वो करना, और दूसरा जो मिसिंग नीड है एजुकेशन की, चूँकि पाकिस्तान में साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद पाई जाती है, तो उस अनमेट नीड को जो है वो पूरा करना उसका एक मकसद है। उसमें मैं अगर आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद के अंदर 2210 टोटल स्कूल्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री लेवल के, मिडिल लेवल के, हाई स्कूल लेवल के। लेकिन नया स्कूल बनाना, पूरी बिल्डिंग खड़ी करना, वो एक बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके अंदर काफ़ी रिसोर्सेज भी दरकार हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर ये सोचा कि अगर जो स्कूल्स पहले से फंक्शनिंग है, अगर उसमें हम बच्चों की फ़ीस देके उनको पढ़ाया जा सके, तो उसके हवाले से एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि वो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं हम उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वो स्कूल्स हैं, काफ़ी तारीखी स्कूल्स भी हैं जो बड़े पुराने हैं। जिस तरह ख़ुसूसन फैसलाबाद के अंदर, शहर के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं जो 19वीं सदी के बने हुए हैं। वो स्कूल तो नहीं थे, वो गुरुद्वारे थे, कोई और चीज़ थी, लेकिन अब वो स्कूल्स के तौर पर बिल्डिंग्स ऑपरेट कर रही हैं और उनके अंदर बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, 3500 4000 उनके अंदर बच्चे हैं। उनके अंदर कमरों की तादाद वगैरह बढ़ाना भी मुश्किल है और भी इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो उसके हवाले से कोई जो है हमने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे, और उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से, और दूसरा मुखियर हजरात की मदद से भी हम उसके अंदर लैब्स बना रहे हैं। उसके अंदर बाकी इस तरह के जो इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, बच्चों को खेलों की सहूलियात फराम करना जो पहले स्कूलों में होती थी, उसके अलावा कुछ सोशल एक्टिविटीज़, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, चूँकि सिर्फ एजुकेशन का मकसद बच्चों को जो है कि एकेडमिक एजुकेशन इम्पार्ट करना नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो उनकी एक
सोशल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करना, उसके अलावा उनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना। उसके हवाले से हमने कुछ स्कूल सेलेक्ट किए हैं, 30 के करीब स्कूल्स, जिनके अंदर हमने इस तरह की सहूलियात फराम करना स्टार्ट की हैं। उसके अलावा उन बच्चों को हम विज़िट्स करवाते हैं, म्यूज़ियम के, इंडस्ट्री के विज़िट्स करवाते हैं, ताकि उनको एक्सपोजर मिले प्रैक्टिकल लाइफ का भी। और उसके अलावा उनको जो है हम साथ साथ जो रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो साथ साथ उनको करवा रहे हैं। और उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स हैं, बाकी चीज़ें भी साथ साथ उसमें इम्प्रूव करवा रहे हैं। क्योंकि एक पूरा मकसद होता है इदारे का, ये है कि आप स्कूल सिर्फ जाते हो, सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं जाते हो, एक तरबियत का एक पूरा प्रोसेस है जो होना चाहिए हर लिहाज से। वकास, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मॉडल स्कूल के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया गया, और एक्सपेक्टेड है कि अभी और भी मज़ीद जो स्कूल हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाएंगे। पहले जो स्कूल्स हैं 20 के करीब, उन्हें ऑलरेडी मॉडल स्कूल बना दिया गया है, और मज़ीद इसमें इजाफा हो, अल्लाह करे कि ये काम इसी तरह से जारी रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज़ जहाँ आता है ना, तो वहाँ शहरी थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट के वो स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के ही रहेंगे। लेकिन इसमें यह है कि मुखय्यर हजरात के ताबून से, चूँकि बतौर शहरी हमारा भी कुछ, हम पे भी कर्ज है इस कौम का, इस कौम के मुस्तकबिल यानी बच्चों का। तो मुख्तलिफ स्कूलों की हालत ज़ार जो है, जो कि पहले गुज़िश्ता अदवार में बेहतर की गई, अब उसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे लाया जा रहा है सरकारी स्कूलों को। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ऐसी फैसिलिटी जो है वो फ्राहम की जाएगी जो कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मौजूद है, जिसमें साइंस लैब है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से है, जिसमें लाइब्रेरीज़ का इनकाद जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये मॉडल स्कूल जो है, यही सिर्फ तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद में अब्दुल्ला नैयर शेख साहब की जानिब से कुछ ग्रीन स्कूल मुहिम का आगाज़ किया गया, यानी बच्चों को अब तालीम के साथ साथ जो है कुछ किचन गार्डनिंग के हवाले से, कुछ गार्डनिंग के हवाले से तरबियत जो है, तरगीब दी जाएगी। वेरी गुड थिंग कि बच्चों का जो है वो एक्टिविटी, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने हाथ से करें उनको, और साथ में वैसे भी प्लांट्स को जो है वो उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस पता चले। और वैसे भी सारा आजकल जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, उसमें पौधे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली ऐसा ही है, यही वो वजह है कि हुकूमत पंजाब भी, अगर हम बात करें, शजरकारी भी बड़ी तवज्जो दी जाती है। दूसरा, फैसलाबाद में स्कूल्स के अंदर किचन गार्डनिंग का मरहला शुरू करने के हवाले से या शजरकारी शुरू करने पे जो सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा वो यही है कि आपके जो बच्चे हैं जो छोटी क्लासेस के अंदर हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि उन्हें अपने शहर का माहौल जो है वो किस तरह से मुस्तकबिल के लिए महफूज बनाना है, किस तरह से उसको बेहतर बनाना है। इसलिए ये ग्रीन स्कूल मुहिम और मॉडल स्कूल मुहिम जो है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जिसमें अब अगर हम बात करें फैसलाबाद में महकमा एजुकेशन की, तो काफ़ी खुशगवार तब्दीलियाँ जो है वो आ रही हैं। छुट्टियाँ गर्मियों की बच्चों ने गुजारी, और छुट्टियों के बाद जब अगस्त के महीने में स्कूल आए तो उनको नई इमारतें जो है वो स्कूल्स की मिली। स्कूल क्योंकि बच्चों की बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट अपने स्कूल के साथ, अपने जो टीचर्स के साथ होती है। तो जैसे आप बता रहे हो कि एक नई मतलब उनको देखने बिल्डिंग्स मिली, तो आई एम श्योर उनके लिए बड़ा वो खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल इसी तरह से है बच्चे। अब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल देखें, खासतौर पर वो स्कूल जो मेन शाहराहों पर आते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक बड़ा इकदाम था कि तमाम वो स्कूल और सरकारी इमारतें जो मेन रोड्स पे आ रही हैं उनको नए सिरे से रंग रोगन करवा दिया गया। बच्चे जब स्कूल से गए थे तो शायद रंग कुछ मान पड़ गए थे, लेकिन अब बिल्कुल नई इमारतें महसूस होती हैं। जो फर्नीचर जो है वो कुछ कमी थी उसको मुकम्मल कर लिया गया, ख़ासतौर पर शहरी हदूद में। ये सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं, ओवरऑल भी अगर हम शहर में देखें, सफाई, ग्रीनरी, ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी शहर के फेस को जो है बाहर से आने वाले को दिखाती हैं। अब फैसलाबाद में 15 रोज़ा सफाई मुहिम का सिलसिला जारी है, जिसमें अगर हम बात करें तो तमाम मेन शाहराएँ जो हैं उनको मैकेनिकल वाशिंग की जा रही है। मतलब सिर्फ झाड़ू नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको धोया भी जाएगा, ताकि जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया जाए और मुख्तलिफ महकमों की मदद से उनको ठीक भी किया जाए। यानी सिर्फ सफाई में आप ये मोस्टली लोग ये समझते हैं कि शायद सफाई की अगर बात आएगी तो FWMC सामने होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही वासा का अमला जो है वो काम कर रहा है, कारपोरेशन का अमला काम कर रहा है। जहाँ तजावज़ात हटाए जाने की ज़रूरत है वहाँ से तजावज़ात हटाए जा रहे हैं, जहाँ से वासा के कुछ मामला जो हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है तो वासा अमला वहाँ पर मौजूद है। बहरहाल इस तमाम में सुपरविज़न जो है वो डेफिनेटली ज़िला सरबराह जो है वो डिप्टी कमिश्नर ने करनी होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ बेहतर अंदाज में मुख्तलिफ शाहराहों पर सफाई का अमल भी जारी है, मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उनकी निशानदेही के बाद हल हो रहे हैं।
क्योंकि बड़ा मतलब एक शहर है। अच्छा प्रोसेस जो है उसका जो है वो आगाज हो चुका है, बिल्कुल चाहे भी वो कह किसी सकते भी एक्सपेक्ट से हो। काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शहर हो या शहरी हो, वो देखते हैं कि मतलब कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, और हमेशा से यही तवक्को की जाती है कि जो गवर्नमेंट में आए वो आके काम करे। जैसे हम सड़कों के हवाले से पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, और आपने जो कहा है कि एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जिससे ना सिर्फ क्लीनिंग होगी बल्कि आइडेंटिफाई चीज़ों को किया जाएगा, और आई एम श्योर उसके बाद जो है वो बहुत सारा काम भी होगा रोड्स के हवाले से, क्योंकि आपके शहर जितने खूबसूरत दिखाई देंगे, आने वाला बाहर से आने वाला भी जो है ना वो एक खुशगवार तासुर लेके जाता है। तो इसी हवाले से मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि जो 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है, इसके हवाले से क्या ब्रीफिंग है, कहाँ तक काम पहुँचा और कितना स्पीडली सब चीज़ें जो हैं इसको मुकम्मल किया जाएगा? जी, ये हमने एज ए कैंपेन स्टार्ट की है ताकि इसके ऊपर एक फोकस है। जिस तरह सफाई रूटीन में तो चलती रहती है, और इसमें ये किया कि जो डेली बेसिस पे 2 यूसेज जो हैं उनको हम कम्प्लीटली उनको स्वीप करें और उनको कम्प्लीटली क्लीन करें। उसके अलावा जिस तरह वकास ने कहा कि न सिर्फ एक मतलब जो वैसे मैकेनिकल स्वीपिंग है सिर्फ वो एक मकसद नहीं है इसमें, बल्कि साथ साथ जो है उसमें जो वाटर स्प्रिंकलिंग है, चूँकि अब स्मॉग का भी एक वो हम उस फेज़ में एंटर हो रहे हैं जिसमें स्मॉग भी शहरों के अंदर जो है, जो बड़े शहर हैं उनके अंदर वो एक इशू बनता है। और चूँकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ियाँ जो है वो अराउंड 60% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं स्मॉग की जनरेशन के अंदर, तो वो भी ज़रूरी है कि हम साथ साथ वो करें। उसके अंदर जो एक इसे फ्यूजिटिव डस्ट कहते हैं, जो शहरों के अंदर जो एक धूल उठती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने PHA वगैरह से कुछ डायरेक्शन दी है कि वो स्प्रिंकलिंग वगैरह करवाएं जो मेन रोड्स हैं उनके हवाले ऊपर। से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। फैसलाबाद की बेहतरी के हवाले से बात करें, और एज अ जो शहरी है, बहैसियत शहरी फैसलाबाद हमारी बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट जो है अपने अपने शहरों के साथ होती है, और हम चाहते हैं कि हमारा शहर जो है वो हर गुजरते रोज़ के साथ बहुत खूबसूरत दिखाई दे। लेकिन जहाँ पे बहुत सारा अच्छा काम होता है वहाँ पे कुछ मसाइल भी होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हें टैकल किस तरह से करना है, किस तरह से स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है, ये जो है ये डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। और बहैसियत शहरी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस पूरे प्रोसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहें, थोड़ा सब्र के साथ, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, चीज़ें ठीक होते थोड़ा टाइम लगता है। अगर बिगाड़ जो है वो एक लंबा अरसे तक चलता है तो उसकी बेहतरी के लिए भी चीज़ें जो है वो होते होते थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंट्स के साथ इस पूरे प्रोसेस में जो है वो डिपार्टमेंट्स का साथ दें। अगर कहीं काम हो रहा है तो उसके लिए जो लेबर भी वहाँ पे होती है उसके लिए भी आसानी पैदा करें, डिपार्टमेंट्स के लिए भी आसानी पैदा करें, और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। सर, हम बात कर रहे थे शहर के हवाले से, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम होता है वहाँ पे एक और जो मुहिम कह रहे हैं, क्रैक डाउन कह रहे हैं, उसका आगाज़ किया गया है। फेस्को जो है वो बिजली चोरों को जो है वो पकड़ रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि शहर में बिजली का चोरी करना और उसके बाद लंबे लंबे बिल्स का आना शहरियों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया ये पूरे हालात में। तो इस हवाले से काम कहाँ तक है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, और नेक्स्ट इसके क्या लाहे अमल होगा? जी, इसमें ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो बिजली चोरी का जो अमल है वो ओवरऑल, चूँकि हमें पता है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो बिजली सप्लाई करती हैं कंज्यूमर्स को, उनके अंदर एक रिकवरी जो है वो उतनी नहीं है जितनी बिजली वो सप्लाई करते हैं वो। उसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने एक मुहिम का आगाज़ की है जिसके अंदर जितनी भी बिजली की चोर है उनके ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन लेने का जो है वो एक मंसूबा तैयार किया गया है, और उसके ऊपर अमल भी हो रहा है। कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं जिसमें एक्शंस लिए गए हैं। उसमें ओवरऑल अगर मैं आपको एक बात बताऊं, चूँकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब भी है और पाकिस्तान का एक इकनॉमिक इंजन इसे कह लें, मतलब उस तरह का एक शहर है जो कि वो ऐसी रखता है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो फेस्को की जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो सप्लाई करती है कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनकी जो रिकवरी है वो कहीं बेहतर है बाकी कंपनीज से, और यहाँ पे उस तरह चोरी का जो है वो मतलब एक वो नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है लोगों की। लेकिन उसके बावजूद जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट की तो हमें कुछ लोगों की तरफ से भी शिकायत आती रहीं और कुछ इनकी अपनी इंटेलिजेंस से भी हमने इसके ऊपर एक्शन लिए। तो अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो 501 जो है वो हम एक्शन ले चुके हुए हैं, बिजली चोरी की डिटेक्ट कर चुके हैं फैसलाबाद ज़िले के अंदर। और उसमें जो चोरी पकड़ी गई है वो तकरीबन कोई 62 मिलियन की या 6 करोड़ 20 लाख तक की जो है वो चोरी उसके अंदर डिटेक्ट की गई है जो कि चोरी हो रही थी।
ये चोरी डिफरेंट मद में होती है, या तो कुछ लोगों ने अपने बिजली के मीटर स्लो किए होते हैं, या उन्होंने जो है वो डायरेक्ट कोई कुंडे वगैरह लगाए होते हैं लाइन से, इस तरह की मुख्तलिफ चोरी होती है। और उसमें ज़्यादातर चोरी जो है वो कंज्यूमर्स जो डोमेस्टिक हमारे कनेक्शन हैं, ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे देखा जा रहा है कि इस चोरी के अमल को, या कमर्शियल भी कुछ केसेस हैं? इसमें जो फोकस है वो तो सारों के ऊपर है, और जिस तरह आपको पता है कि जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल होते हैं उसके अंदर अगर चोरी हो तो वो उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि डोमेस्टिक में तो इतना ज़्यादा लोड नहीं होता। लेकिन ज़्यादा जो चोरियाँ उसके अंदर डायरेक्ट हुई हैं वो जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनके अंदर हुई हैं। जो कमर्शियल हैं या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं वो जनरली जो है वो काफ़ी उनके अंदर ऐसी कोई चोरी वगैरह नहीं पकड़ी गई। और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर जो फेस्को है उनके बड़े एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है, और मीटरिंग के सिस्टम उनके बड़े एडवांस्ड है, जिसमें उनको लाइव पता लगता रहता है कि कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है और क्या चेक हो रही है। तो ज़्यादा इसके अंदर जो है वो अगर मैं आपकी बात का जवाब दूँ तो वो डोमेस्टिक कनेक्शंस के अंदर जो है वो चोरी पकड़ी गई है, और उसमें लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और साथ साथ रिकवरीज भी की जा रही हैं। अभी तक कोई 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वो रिकवरी भी उसमें की जा चुकी है, और बाकी भी उसके अंदर बिलों की रिकवरी जारी है। उसमें बिजली चोरी का अमल तो काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन अब फेस्को ने जो है उसमें ज़रा तेज़ी की है। तो अगर हम कहें कि इसके पीछे आपका कमाल है तो क्या ये कहना सही होगा? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की एक जनरल कैंपेन थी, हमने उसको डेफिनेटली सपोर्ट किया है। लोकल जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पहले जो वो एक्शन पूरे साल में करते थे, अभी उन्होंने वो 3 हफ्ते के अंदर उतने एक्शंस कर ली हैं, जिसका मतलब ये है कि ये चोरी तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब ये है कि उसके ऊपर एक अमल तेज़ हो गया। और जो आपने बिलों का जो कहा, वो बिल इसी वजह से, चूँकि अब बाकी तो वजूहत अपनी जगह पे, लेकिन एक मेन वजह तो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो बिल नहीं अदा करते उनका बोझ बाकी लोगों को उठाना पड़ता है। तो एज ए शहरी मेरे ख्याल में हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई चोरी वगैरह हम चीज़ देखते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करें, ताकि बाकी लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा हो। विकास, बिजली चोरी के हवाले से अगर बात करें तो जो फेस्को है वो अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो हरकत में आई हुई है, और बहुत क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। रात के टाइम पे भी रेड्स करके बहुत ज़्यादा बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है। शहरियों के लिए ये अमल कितना आसान होगा, और बिजली के रेट्स पे या क्या बिजली के बिल्स में कमी आएगी? कोई वाक़या देखेंगे हम ऐसा? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इसमें एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ एक मिसाल हुआ करती थी कि 1-1 और 2-11 जी। ये वो वाला सूरत हाल जो है वो इस वक्त चल रही है बिजली चोरों को पकड़ने के हवाले से। चूँकि फेस्को जो है वो अकेला काम कर रहा था, बिजली चोरों को जो है आइडेंटिफाई किया जाता था, इस्तगासे दिए जाते थे। अब हुकूमत पंजाब का जो विज़न है उसके मुताबिक जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया चल रही है, तमाम महकमे, इसमें अगर हम बात कर लें पुलिस, स्पेशल ब्रांच, ज़िला इंतज़ामिया, फेस्को, ये सब ना सिर्फ एक पेज पर बैठते हैं बल्कि योमिया की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे से शेयरिंग हो रही है डाटा के हवाले से कि कहाँ बिजली चोर है। अब किसी एक जगह पर भी किसी को स्पेयर नहीं किया जा रहा। जैसे ही बिजली चोर जो है उसकी निशानदही होती है, ना सिर्फ अरेस्ट किया जाता है बल्कि मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। सेकेंडली ये है कि फेस्को की जानिब से शहरियों को एक ऑफ़र दी गई है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी ऑफ़र है। अगर आप भी अपने घर का बिल कम करना चाहें तो ये एक अच्छी ऑफ़र है कि आपके इलाके में अगर कोई बिजली चोर है उसकी निशानदही करें, आपका नाम भी जो है वो सिगा राज में रखा जाएगा, और साथ साथ मैं भी इसी बात से आपसे पूछने वाली थी कि ये कितनी अच्छी जो है वो एक तो ऑफर है, और दूसरा जो है ना हम इसको कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही मुझे लगता है अमेजिंग है। लोग इससे ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आपको पता है जब थोड़ा सा किसी को बेनिफिट नज़र आता है ना तो वो कहता है कि हम ज़्यादा हरकत में आ जाएं। तो इससे आपसे बल्कि यही पूछने वाली थी कि इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि अब ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग के 2 दिन पहले ही इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि अगर आप इस तरह की कोई मालूमात देते हैं तो एक तो आपके नाम को पोशीदा रखा जाएगा, और उसमें शायद एक मुख्तात अंदाज़े में कोई 10% का है कि अगर उसमें से आपको दिया जाएगा। 10% के हवाले से जो है वो बताया गया है कि 10% जो है उस शख्स को दिया जाएगा रिकवरी में से जिस शख्स ने उसकी निशानदेही की हो। और मैं समझता हूँ कि अगर इनामात का सिलसिला ना भी हो, इसके बावजूद एक शहरी को जो है वो इतना मुस्तैद होना चाहिए, इतना जो है वो लायल होना चाहिए अपने शहर और अदारों के साथ कि अगर वो किसी जगह देख रहा है, ख़ास तौर पे कोई चोरी देख रहा है या हुकूमती किसी मुकाम को, हुकूमती किसी आइटम को नुकसान होते हुए देख रहा है, तो उसको इत्तला ज़रूर करनी चाहिए। हमारे शहरी एक्चुअली अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी थे कि शायद इन चीज़ों की देखते भालते खामोशी इख्तियार करते थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है अदारों की जानिब से कि आप निशानदही करें ऐसे तमाम अनासर की। चूँकि अगर कोई बिजली चोर आपकी नज़र में है और आप उसकी निशानदही नहीं कर रहे, तो फिर मेरा ख्याल है आपको बिजली का ज़्यादा बिल आने पे चीखने की, शोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी उसमें बराबर के हकदार हैं कि आपको इल्म में है लेकिन आप निशानदही नहीं कर रहे। सो डेट्स वाई अब शहरी जो है निशानदही भी कर रहे हैं। और गुज़िश्ता 3 हफ्ते की, जैसे DC साहब ने बात की
कि पिछले पूरे 1 साल में इतना एक्शन नहीं हुआ था जो गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान कर लिया गया। 500 से ज़ायद बिजली चोर जो हैं उनकी निशानदेही हुई, पकड़े गए, रिकवरी विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। आप Definitely. अगर इतने कम अरसे में इतना अच्छा काम कर रहे हो और अगर यही काम बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हुआ होता तो शायद अब तक ये मसला भी हल हो चुका था। फिर वही बात आएगी जिस तरह आप कहती हैं ना कि हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ होती हैं। निगरान गवर्नमेंट है, अब ये कोशिश की जा रही है कि शहरियों को जो है वो रिलीफ फ्राहम किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो है मुख्तलिफ मामलात में हमें ख़ास तौर पर बिजली चोरी पे जो है वो बड़ी कार्रवाइयों के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मोहसिन स्पीड कहा जा रहा है आजकल मोहसिन नकवी को, कि वो हर जगह हर हॉस्पिटल में जो है ना दिन ना रात दिखाई दे रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर करने के हवाले से। इसी तरह अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। ख़ासतौर पर इलाइट हॉस्पिटल है, नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद है, हसीब शहीद हॉस्पिटल है। जिन चीज़ों की कमियाँ जो हैं वो मौजूद थी उनको अब जो है वो बेहतर किया जा रहा है। इवन हमने देखा अब्दुल्ला साहब ने मुख्तलिफ अस्पताल जो है उनके विज़िट किए और वहाँ के मसाइल जो है वो जाने। अब उनका तदारक कैसे होगा ये मैं भी पूछना चाहूँगा अब्दुल्ला साहब से कि सर जिस तरह इलाइट हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लें तो एक बड़ा हॉस्पिटल है, इस हवाले से आके डिटेल से आपसे बात करेंगे कि सेहत के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और हॉस्पिटल को किस तरह से जो है वो मजीद फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10 और एक बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन हो रही है क्योंकि देखें आप जब भी बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है हमारी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो किसी भी तरह से एज कम्युनिकेटर आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है आप सामने वाले के सामने रखो। ये हमारा ना एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम बात करने से पहले सोचते हैं कि अगर बात की गलत हो गई तो सामने वाला क्या सोचेगा। आपके जहन में कुछ भी है, आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, आप ज़रूर बात करें क्योंकि बात करने से सामने वाले को पता चलेगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है। हो सकता है आपके बहुत सारे मसाइल का हल उनके पास हो लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आज इस कम्युनिकेशन के थ्रू जो है हम बहुत सारे मसलों पर बात करें। जैसे कि हम सेहत के हवाले से बात कर रहे थे कि फैसलाबाद में बहुत सारा फैसिलिटेट किया जा रहा है। पहले भी जो है वो हॉस्पिटल्स पे काम चलता रहा है वक्फन, क्योंकि अब आपको पता है कि एक ऐसा टाइम आ गया कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो मेडिसिन को यूज़ कर रहा है, किसी न किसी जो है वो मर्ज़ में मुब्तला है। तो हमारी जो है एज अ गवर्नमेंट आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि और इन चीज़ों को कैसे आसान किया जा सकता है और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो स्पेशली आपने खुद जो है पर्सनली नोट किए कि मुझे इस चीज़ पे जो है वो काम करना है। जी थैंक यू। एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो पब्लिक हेल्थ के इनिशिएटिव चल रहे होते हैं जिस तरह केल में है, मतलब डेंगू का है और फैसलाबाद ऑलमोस्ट जो है वो एक चौथे नंबर पे है पूरे पंजाब में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे। तो कुछ तो पब्लिक हेल्थ के हवाले से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं कि फैसलाबाद के अंदर कोई 958 टीम्स हैं जो कि डेंगू का काम करती हैं और डेंगू के लिए वो घर घर जाती हैं और यहाँ पे टोटल अभी तक 158 पेशेंट्स हैं। तो एक तो ये हो गया गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के इनिशिएटिव्स पे काम करती है। उसके अलावा पोलियो हो गई, उसके अलावा जो बच्चों की इम्यूनाइजेशन है, उनको जो कतरे वगैरह पिलाने हैं, उन सारी के ऊपर हमारे वैक्सीनेटर्स घर घर जा रहे होते हैं, हर गली में जा रहे होते हैं जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। उसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे क्यूरेटिव हेल्थ के लिए लोग आते हैं अपने इलाज वगैरह करवाने के लिए, उसमें हमारे THQs हैं तमाम तहसील हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल्स हैं तमाम तहसीलों के अंदर। और उसके अलावा फैसलाबाद चूँकि एक डिवीज़न हेडक्वार्टर है और एक बड़ा सिटी सेंटर है, उसमें काफ़ी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स, उसमें एलाइड हॉस्पिटल आता है, उसमें आपका जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है और इस तरह के जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और उसमें कुछ THQ लेवल के हॉस्पिटल हैं जिनको गवर्नमेंट ने उनका साइज़ बड़ा किया है, उनको 250 बेड्स पे लेके गए हैं। जिस तरह समनाबाद हॉस्पिटल है और जो नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल है जिसको पहले 224 RB कहा जाता था, वो अब उनके अंदर भी गवर्नमेंट्स वही वाली फैसिलिटीज़ लाना चाह रही हैं जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं या उनसे
मतलब उनके लेवल पे, ताकि वो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका एक बोझ कम किया जा सके। उसके हवाले से जो सीएम पंजाब के जो की इनिशिएटिव्स यहाँ पे चल रहे हैं, जिनको जिस तरह वकास ने कहा कि बड़ी टाइट डेडलाइंस के साथ सीएम साहब इसको परसू कर रहे हैं और ख़ुद इसको परसू कर रहे हैं, उसमें एक तो एलाइड हॉस्पिटल की जो हमारी ओपीडी है उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि जो ओपीडी है वो एक ऐसा एक वो है जिसके अंदर मतलब सबसे ज़्यादा एक पेशेंट्स का लोड होता है, और उसके अंदर जो हमारी जो पेशेंट्स का उसमें मेन जो फोकस एरियाज हैं वो ये हैं कि जो पेशेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर किया जाए, क्योंकि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी एक बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है, वहाँ पे आपको एक वेटिंग एरियाज़ के अंदर एक बेहतर फैसिलिटेशन मिलती है, आपका जो ओवरऑल एक यूज़र एक्सपीरियंस है, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी एक सर्विस डिलीवरी की एक इंस्टीट्यूशन ही है, तो वो एक जो यूज़र एक्सपीरियंस है आपका वो एक बेहतर होता है। तो उसके हवाले से एक स्कीम है हमारी डेवलपमेंट की जो कि अभी अप्रूव हो गई है, उसकी मंजूरी दे दी है सीएम साहब ने, और उसके ऊपर तेज़ी से काम अभी स्टार्ट होने लगा है, और उसके अंदर बड़ी टाइट सी डेडलाइन हमें दी गई है कि उसको जो है हम अगले 3-4 महीनों के अंदर उसको कंप्लीट करें। उसके अलावा जो उसकी सर्जिकल इमरजेंसी है उसके हवाले से एक कोई 1 अरब 30 करोड़ की जो है वो एक स्कीम आ रही है, जो उसके ऊपर भी काम जारी है। उसके अलावा जो नुसरत फ़तेह अली खान हॉस्पिटल है उसको हम कम्प्लीटली उसको फंक्शनल करने लगे हैं। अब वो उस लेवल पे फंक्शनल नहीं है जितनी वो बिल्डिंग बनी हुई है और जितना उसके अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसमें जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको हम एक्टिव कर रहे हैं, उसमें जो एक्सरे मशीन्स वगैरह बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट वो आ रही हैं, उसके अंदर एक पैराप्लेजिक सेंटर उसके अंदर बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर नई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। जो है इस हवाले से जो फोकस किया जा रहा है, वैसे भी कहते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है ना तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ को देख के, डॉक्टर्स के बिहेवियर्स को देख के वो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है अगर उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जाए। तो होप्स हो कि ये जो है अमल वो इसी तरह से जारी रहे। अगर थोड़ा सा शहर भर में ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से बात करें, जो तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स हैं? तजावुज़ात जो है वो 2 तरह की हैं। एक तो मतलब टेम्परेरी जो हमारी इंक्रोचमेंट्स होती हैं उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन हमारा कॉन्स्टेंटली एक जारी रहता है, वो उनको हम रिमूव करते रहते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो कन्फिस्केट भी करते रहते हैं, उनके ऊपर फाइन्स वगैरह भी करते रहते हैं। उसका मकसद लोगों को तंग करना नहीं है, उसका मकसद ये है कि न लोगों का रोज़गार छीनना उसका मकसद है। उसका मकसद ये है कि जो लोग दुकानदार हैं उनके पास दुकानें हैं तो वो कम से कम जो पेडेस्ट्रियन जो पाथ हैं, जो फुटपाथ हैं जो लोगों के चलने के लिए, कम से कम उसको वो इंक्रोच ना करें, या अगर सामने वो रोड है जहाँ पे बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ खड़ी होनी है, जो पार्किंग होनी है, उसके ऊपर वो फर्दर अपने स्टॉल्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को चलने में भी दिक्कत होती है, एक शहर की खूबसूरती भी उससे मुतासर होती है। तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हमारे ऑपरेशन रेगुलरली जारी हैं। ताजरान के साथ भी इसमें हम बातचीत करते रहते हैं और उनको भी इस पर ऑन बोर्ड लेते रहते हैं, और उनका ताउन भी हमें हासिल रहता है उसमें, क्योंकि ओवरऑल वो उनके लिए भी एक मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी दिक्कत होती है। उसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट्स वगैरह हैं उसके हवाले से PHA की जो है वो जितनी जो नर्सरीज वगैरह थी उनको रिमूव करके वो जो मेन रोड्स हैं उसके ऊपर अपनी ग्रीन बेल्ट्स वगैरह को रिस्टोर कर रहे हैं। उसके अलावा एक डेवलपमेंट स्कीम हम लेके आ रहे हैं जिसमें 11 रोड्स टेकअप की जाएंगी, और टोटल जो उसकी लेंथ है तकरीबन वो 25 किलोमीटर तक बनेगी, जिसमें आपी कैनाल रोड भी आती है और बाकी मेन रोड्स में जितनी शाराएँ हैं वो उसके अंदर आती हैं। उसमें जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो मीडियंस हैं, उनको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा, उनके अंदर नई प्लांटेशन वगैरह की जाएगी, थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक ग्रीन किया जाएगा शहर को। और उसके अलावा अगर मैं ग्रीनरी के हवाले से एक और बताऊँ, एक पुरानी सब्ज़ी मंडी की साइट थी जो हमने रिकवर की, वहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव की, तो उसके ऊपर जो है एक पार्क भी जो है वो उसकी हमने एक प्रपोजल इनिशिएट की है। वैसे भी फैसलाबाद में बहुत कम पार्क्स हैं, फैसलाबाद में ज़्यादा पार्क्स होने चाहिए ताकि लोग जो है ना वो सुबह वॉक भी करने जाए। मुझे तो खुद भी बड़ा मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि इस तरह से कुछ प्लान हो शहर का कि जगह जगह पे आपको पार्क्स नजर आए, ताकि आप जो है ना हील हो सकें, सुबह की वो जो ताज़ा हवा है ना वो आपके। इस पे एक बड़ी मज़े की बात मैं कहूँगा कि फैसलाबाद में 343 के करीब पार्क हैं, छोटे बड़े पार्क्स हैं मौजूद, लेकिन कहाँ है, दिखाई नहीं देते। पार्क के बोर्ड नहीं है जिन्हें पढ़ के शहरियों को पार्क का अंदाजा होना होता है। जैसे हमारे शेखुपुरा रोड पे सबसे अहम पार्क है क्रीसेंट, जो आपके ऑफिस के बिल्कुल करीब है। पार्क बहुत बड़ा है, 8 एकड़ का पार्क है, बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी की गई है, लाइटिंग है, लेकिन पार्क का बोर्ड नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्क के अतराफ में उस तरह से मेंटेनेंस भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है। पार्क के अतराफ में होने वाली जो तजावुज़ात है, खासतौर पर मेन शाहराह पे जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को काम करना होता है, ठेले वाले जो है उनको हटाना होता है पार्क से चारदीवारी के साथ, वो हमें कुछ कम दिखाई देता है, जिसके बायस जो है वो शहरी
अक्सर पार्क जो है सिर्फ अपने इलाके वाला पार्क जो उन्हें याद होता है कि यहाँ पार्क है, उसी को विजिट करते हुए दिखाई देते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि कभी सुबह मैं भी वॉक पे जाऊँ, बाहर कॉर्नर पे जूस वाला जो है वो स्टॉल लगा खड़ा हो, मैं वहाँ पे फ्रेश जूस भी हूँ, लेकिन जो है ना अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में कोई इस तरह की जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देती। जैसे आपने बात की, मैं शौक हूँ वैसे इतने सारे पार्क का आप बता रहे हैं, नहीं पता पब्लिक को कितने सारे पार्क हैं। आपकी बात ठीक है मेरे ख्याल में, जिस तरह वकास कह रहे हैं कि शायद वो पार्क्स हैं तो सी, लेकिन सारों के अंदर शायद उस लेवल की ग्रीनरी और ग्रास वगैरह की मेंटेनेंस और वो भी शायद उस तरह नहीं है, तो वो करने की ज़रूरत है। और जिस तरह अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से चीज़ें निकल भी रही हैं, तो मेरे ख्याल में शहरियों की जो आरा है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उनके साथ जो एंगेजमेंट है वो उतनी इंपॉर्टेंट है ताकि जो इस तरह की इशूज़ हल किए जाएँ। और ख़ुसूसन जिस तरह आप कह रही हैं कि पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि शहरियों के लिए जितनी पब्लिक स्पेसेस होंगी उतना उनके लिए जो है वो एक, और ये कोई ऐसी कोई एंटरटेनमेंट की जगह तो नहीं है, मतलब ये एक ज़रूरत की जगह ही है। नहीं, एंटरटेनमेंट की जगह आपको नहीं पता, लेडीज बैठ के वहाँ पे गॉसिप्स कर सकती हैं बहुत मजे की, और साथ में ठंडी ठंडी हवा के हवाले से मैं खसूसी तौर पर कहूँगा कि फैसलाबाद चंद एक इस्लाम में से एक है जहाँ खसूसी तौर पर एक पार्क, एक कम्प्लेक्स जो है वो सिर्फ खवातीन के लिए बनाया गया है ताकि वो बैठ के गॉसिप करें। जी बिल्कुल, लेकिन मोस्टली खवातीन वहाँ तक जा नहीं पाती। अच्छा, ठीक है, खवातीन के पास या टाइम नहीं है या वो जाना नहीं चाहती है। हमारे यहाँ परवीन शाकर कम्प्लेक्स जो है वो बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन कम्प्लेक्स है जिसमें किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ वो खवातीन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया। PHA उसको मेंटेन करता है, और सबसे अहम बात कि वहाँ मौजूद जो अमला है वो भी खवातीन पर मुश्तमिल है। मेरी तो ये दुआ है कि कोई ऐसा हो ताकि आपको एक अच्छा जूस का ग्लास जो है वो परवीन शाकर हाल में मिल सकता है। चले, होप सो, फिर तो जरूर विजिट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पार्क है या और भी बहुत सारे जो हम देखते हैं साइट्स हैं, अगर वो अच्छी हो, एक तो शहर की खूबसूरती में इजाफा होता है, दूसरा ये है कि देखने में आंखों को भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह जो है अगर लेडीज जा रही हैं, बैठ रही हैं, वॉक भी कर रही हैं, बातें शातें करके थोड़ा सा उनको अच्छा फील हो रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कुछ नहीं है। इससे मेरा एक सवाल आ जाएगा कि सुबह सुबह अगर लेडीज पार्कों में चली जाएंगी तो मर्दों को ऑफिस जाने के लिए नाश्ता कौन बना के देगा? वो थोड़ी सी जहमत आपको खुद करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो टाइम निकाला और बहुत अच्छी आपके साथ जो है वो डिस्कशन रही। और उम्मीद करते हैं कि दोबारा से जब भी आपके पास टाइम हो आप आएँ, हम बैठें और इसी तरह से जो है वो हम बात करें। बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वकास, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। देखिए, कितनी भी गवर्नमेंट काम करे, कुछ भी करे, एप्रिसिएशन हर बंदे को चाहिए होती है, चाहे कोई जो है वो रूटीन में कोई ऑफिस वर्क कर रहा है या गवर्नमेंट में बैठा हुआ कोई भी इंसान है, तो अगर कुछ जहाँ कुछ बेहतरी हो रही है, कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो हमारा भी जो हक बनता है कि बहैसियत शहरी उसमें हम अपना कंट्रीब्यूट करें। और वो कैसे करेंगे कि एक तो हम सपोर्टिव हों और दूसरा उस चीज़ को जो है हम अप्रिशिएट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।